बच्चों, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। प्राकल्पना। प्राकल्पना को हम उपकल्पना भी कह सकते हैं, परिकल्पना भी कह सकते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में उपकल्पना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। इसी पूर्व चिंतन को हम उपकल्पना कहते हैं। जैसे हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का यदि अध्ययन करना चाहें तो इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर एक उपकल्पना का निर्माण करते हैं। जैसे निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा ये कथन भी हमारे अध्ययन विषय की प्राकल्पना ही कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में ये देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, क्या हमारा पूर्वानुमान सही है या नहीं है। यह कामचलाऊ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हम इस उपकल्पना को या तो सिद्ध साबित कर देते हैं या फिर गलत साबित कर देते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहेन और नागेल लिखते हैं कि किसी भी अन्वेषण में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण और समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी तरीके से गुडे और हार्ट समाजशास्त्री थे जिन्होंने ये लिखा कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। अतः यही स्पष्ट हो जाता है कि प्राकल्पनाएं सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम प्राकल्पना की परिभाषा लें तो लुंडबर्ग एक समाजशास्त्री हुए जिन्होंने उपकल्पना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे हमने एक कामचलाऊ सामान्यीकरण ले लिया और उसके पश्चात अनुसंधान जब हम करते हैं तो हम उस कामचलाऊ सामान्यीकरण को सत्य या असत्य के रूप में स्थापित करते हैं। इसी तरीके से गुडे और हार्ट ने उसको परिभाषित करते हुए लिखा कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है, यानी उसकी सच्चाई जानने के लिए हम उसका परीक्षण करते हैं। इसी तरीके से पीवी यंग ने भी इसको परिभाषित करके लिखा है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना गया है। तो इन 3-4 परिभाषाओं के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि प्राकल्पना एक ऐसा विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं को संकलित करता है।
एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान की खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। अतः बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि हम प्राकल्पना से क्या समझते हैं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक अच्छी प्राकल्पना में कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। यानी जब हम कोई भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि वह स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा अवधारणा के आधार पर। इसमें प्राकल्पना में जो भी शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ और विचार दोनों ही स्पष्ट होने चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी सही अर्थ में उसको समझ सकें। दूसरी विशेषता है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही की जा सके। तीसरा पॉइंट है विशिष्टता। विशिष्टता वाले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई परिकल्पना या प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी हो जाती हैं। अतः आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट छोटी छोटी परिकल्पनाएं बनाएं और हमें तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। चौथा पॉइंट है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा की जा सके। इसके लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि जब अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो तभी वो इस अनुसंधान की दृष्टि से उसका उपयोग करेगा, अन्यथा वो व्यर्थ मानी जाती है। क्योंकि अगर उसने ऐसी प्रविधि से परीक्षण करने का मन बनाया जो प्रविधि उसके लिए उपलब्ध ना हो तो वो अध्ययन व्यर्थ हो जाता है। पांचवा पॉइंट है सिद्धांत समूह से संबंधित। यहाँ पे गुडे और हार्ट ने लिखा है कि जब सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अध्ययन कार्य पूर्व प्रचलित किसी भी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं होगा। अंतिम बिंदु है सरलता। जब हम एक उत्तम प्राकल्पना की कल्पना करते हैं तो उसमें सरलता का गुण होना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल और परीक्षण के लिए अयोग्य हो जाती है। बच्चों, आप सब विशेषताओं के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्राकल्पना किस प्रकार निर्मित करेंगे। अब प्राकल्पना भी कोई एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि प्राकल्पना के भी कई प्रकार मौजूद हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने प्राकल्पनाओं के अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो उसमें से हम मुख्य गुडे और हार्ट
के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहला है अनुभवात्मक सामान्यताओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोक रीतियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं और विश्वासों पर आधारित होती है। जैसे कई कहावतें प्रचलित हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। दूसरा प्रकार है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं प्रायः एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा करते हैं। तीसरा पॉइंट है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। यहाँ ये हम स्पष्ट करेंगे कि कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें कोई ना कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रमण को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इन 3 प्राकल्पनाओं के प्रकार के अलावा कुछ अन्य प्रकार भी हैं। जैसे सबसे पहला प्रकार है सकारात्मक कथनों से संबंधित, यानी कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, या गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। तो ये सकारात्मक हो गया। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक कथनों से संबंधित, यानी यहाँ पे नकारात्मकता को अधिक बल दिया है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, या गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराधी नहीं होते। तीसरा प्रकार है शून्य कथनों से संबंधित। शून्य कथनों से संबंधित से तात्पर्य क्या हुआ कि इस प्रकार की प्राकल्पना जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता, यानी कि दोनों को हमने शून्य कर दिया। अंतिम है काम चलाऊ प्राकल्पना। तो यहाँ पे हम पीवी यंग की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अनुमान के आधार पर या कहें कि अस्थायी विचारों के आधार पर उन्होंने इस प्राकल्पना के निर्माण की बात की है। उन्होंने कहा कि काम चलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है, और जैसे जैसे अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन और संशोधन करता रहता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह से त्याग कर उसके स्थान पर नई परिकल्पना बना ले, क्योंकि जैसे जैसे उसके विचार बदलते जाते हैं तो वैसे वैसे ही वो अपनी परिकल्पना को या प्राकल्पना को भी निरंतर बदलता रहता है। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम दूसरे लेक्चर में करेंगे।